साथियों नमस्कार। साथियों, जो अपनी क्लासें चल रही थी भारतीय भूगोल की, और भारतीय भूगोल की क्लासों के अंदर हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उन भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने चर्चा की थी सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद दूसरा जो पढ़ा था हमने उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद में तीसरी जो बातें की थी हमने वो की थी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। आज जो हम चौथा भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? पढ़ रहे हैं क्या? भारत के भौतिक प्रदेश। टॉपिक का नाम क्या है? भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में आज जो चौथा जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं उसका नाम है तटीय मैदान। क्या पढ़ेंगे? तटीय मैदान। इस तटीय मैदान की चर्चा करेंगे जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा शायद तक। क्या कि ये जो तट है, ये जो समुद्र का किनारा है, इसे हम क्या कहते हैं? तटीय प्रदेश कहते हैं। तो पढ़ रहे हैं भौतिक। भौतिक के अंदर सबसे पहले ये पता करेंगे कि इन तटों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बात करते हैं सबसे पहले, क्या सर जो भारत के तटीय प्रदेश है, जो आपको भारत की तटीय सीमा दिखाई दे रही है, इस तटीय सीमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इन तटों का निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी उत्पत्ति से लेकर। क्या बात? इनकी उत्पत्ति से लेकर क्या कि इन तटों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो तटों की उत्पत्ति हुई है वो हुई है समुद्रों के निक्षेपण से। किसके द्वारा? समुद्रों के निक्षेपण से। या फिर इसके बाद में बात करें तो हम कह सकते हैं तो समुद्र सागरों के जो लहरें उठती है, या फिर कह सकते हैं जो जल का अपरदन होता है, नदियों का गिरना होता है समुद्र के अंदर, इस वजह से क्या होती है? इनके तटों का निर्माण होता है। कहने का अर्थ कि जहां स्थल भाग से कोई नदी है, वो नदी क्या करेगी? अपना जल भाग के समुद्र के जल गिराएगी, तो साथ में जो कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह लेके आएगी, वो कहां पर? वो समुद्रों के किनारों पर क्या कर जाएंगे? जम जाएंगे। जमने से किसका निर्माण होता जाएगा? तटों का। या फिर समुद्रों के अंदर क्या होता है कि जो सुनामी वगैरह आती है, फिर लहरें उठती है, तो वो लहरें क्या करती है? अपने पानी समुद्र को उसको क्या स्थल भाग पर ले गिरा देती है। स्थल भाग का पानी गिरने, वो पानी वापस क्या समुद्र के अंदर आता है, तो स्थल भाग की मिट्टी को समुद्र के किनारे में ले आता है, और लाकर किनारों पर धीरे 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 किसका विस्तार हो जाता है? तटों का विस्तार होता जाता है। कहने का अर्थ आया कि सर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सागरीय लहरों के द्वारा अपरदन से, या फिर लिख सकते हो नदियों के निक्षेपण से, इनके द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई है? तो हम कहते हैं कि गुरुजी अपने तटीय प्रदेशों में क्या हुई? उत्पत्ति। बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के समय के अनुसार, कहने का कालखंडों के अनुसार देखा जाए तो इनकी उत्पत्ति हुई है वो हुई है 600 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने? 600 करोड़ वर्ष, सॉरी 6 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने? 6 करोड़ वर्ष पूर्व इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। कौन से कालखंड में? तो कालखंड की बात आती है इयोसीन। कौन से? इयोसीन कालखंड। कालखंड के अनुसार, कहने का इनके कालखंड के अनुसार देखा जाए तो कौन से कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इयोसीन कालखंड। कितने वर्ष पूर्व है? तो 6 करोड़ वर्ष पूर्व इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। बात करते हैं इसके बाद की बात चलती है कि सर इन तटों का विस्तार कहां कहां रहता है, या फिर भारत का तटीय प्रदेश जो है वो किस राज्य के अकॉर्डिंग फैला हुआ है। तो बात करते हैं इसके बाद में उत्पत्ति के बाद में चलती है विस्तार की चर्चा। विस्तार के अंदर देखें तो ये तटीय प्रदेश फैले हैं भारत के अंदर। जो तटीय सीमा, जो मैंने भारत की सीमाओं की चर्चा की थी, उसमें जो तटीय सीमा बताई थी मैंने कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। उसके अंदर मैंने कितने राज्यों की चर्चा की थी? मैंने बताया था आपको 9 राज्य। इन 9 राज्य के अंदर किसकी रहती है? भारतीय तटीय सीमा का विस्तार रहता है। वो कौन कौन से 9 राज्य हैं? तो इधर से बात करते हैं। पहला पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 3 तो ये हो गए, सॉरी 4 तो ये हो गए। उसके बाद में केरल के बाद कर्नाटक के बाद में गोवा के बाद महाराष्ट्र के बाद में गुजरात। 5 इस दिशा में। कहने का ये 9 राज्य, जिन 9 राज्यों के अंदर किसका विस्तार रहता है? भारतीय तटीय प्रदेशों का विस्तार रहता है। तो इन तटीय प्रदेशों के विस्तार की बात की तो हमने तटीय प्रदेशों के विस्तार कितने किलोमीटर के अंदर है? तो हम कहते हैं जो तटीय सीमा है वही रहती है आपकी कितने? 6100 किलोमीटर के अंदर क्या फैला हुआ है। कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। उनके अंदर अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो द्वीप है, उन द्वीपों, इन
तटों को दोनों को मिलाकर लगभग कितने 2,01,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर हम बताते हैं। तो इनकी एग्जैक्ट हम कोई बात चर्चा नहीं करेंगे कितने लाख किलोमीटर में फैला है, लेकिन दोनों की बातें रहती है वो कितनी रहती है 2 लाख वर्ग किलोमीटर के समथिंग रहती है। आगे की अगर बात चलते हैं तो इसके विस्तार की राज्यों की बात की, राज्य मैंने बताई दिए कितने 9 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, कितने 9 राज्यों के इसका क्या रहता है विस्तार है। इसके बाद में बात करते हैं इन तटों की महत्व की और मतलब विशेषता की। विशेषता के बाद में बातें करते हैं, वो करते हैं अपने किसकी, वो आगे की चलते हैं। पहले करते हैं विशेषता की। विशेषता कह दो या फिर कह दो महत्व है कि इन तटों का हमारे लिए क्या महत्व रहता है। महत्व की बात करें तो सबसे पहली बात तो एक ही आती है, तटों का महत्व रहता है वो किसके लिए, मत्स्य पालन के लिए। जितने भी लोग समुद्रों के किनारे बसे हुए उनकी खेती है वो सबसे बड़ी खेती क्या है, उनका आजीविका चलती है किस पे चलती है, मछली पालन पर। कहने कर यहां से समुद्रों से वो क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं और अपनी आजीविका को क्या करते हैं, चलाते हैं। दूसरों अगर बात करें तट किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तट होते हैं समुद्री मार्ग मतलब जल मार्ग के लिए। किसके लिए, जल मार्ग के लिए। सर जल मार्ग के लिए तट कैसे महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि तटों पर बनाए जाते हैं क्या, बंदरगाह। क्या बनाए जाते हैं, बंदरगाह। तो कहने का जो समुद्री यातायात के साधन आएंगे वो आकर कहां पर रुकेंगे, तटों पर। तटों पर क्या बनाए होते हैं, उनके लिए बंदरगाह बनाए होते हैं। इसका मतलब तटों पर ही बंदरगाह बनते हैं, न कि अपने स्थल भाग मैदान पर्वतों पर बंदरगाह बनते हैं। बंदरगाह के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या होता है, मत्स्य के लिए महत्वपूर्ण। तीसरी अगर बात करो तो आप ऐसे ही कह सकते हो क्या गुरुजी, कि भारत में जितने भी क्या है, कौन से, नमक के खनिज, नमक उत्पादन, ऐसे लिख सकते हो। नमक उत्पादन के लिए भी हम नमक का उत्पादन कहां से करते हैं, नमक का उत्पादन हम तटों से करते हैं। इसके बाद में अगर और बात की जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, जितने भी आणविक खनिज, कौन से, जितने भी आणविक खनिज है, ये आणविक खनिज भारत को कहां से प्राप्त होते हैं, तटों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और अगर महत्व की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं क्या सर, पर्यटक स्थल। स्थल के लिए सुंदर मोहक जगह है, कहने का प्राकृतिक के लिए सुंदर मोहक जगह कौन सी है, तो हम कहते हैं तटों की जगह। तो कहने का क्या है, ये जो मैंने बातें बताई ये सारी से तटों से क्या रहती है, महत्व या तटों की विशेषता के अकॉर्डिंग बातें रहती है। बात आती है इसके बाद में कि भारतीय तटीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो देखो आगे क्यों चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट अगर साफ नहीं आए तो साथ साथ नोटबुक और कॉपी रखा करो ताकि उसमें नोट्स बनाते रहा करो। चलो ठीक, आगे क्यों चलते हैं, बात करते हैं इसके बाद में कि भारत के जो तटीय प्रदेश है, इन तटीय प्रदेशों को कितने भागों में डिवाइड किया गया। देखो अलग अलग बुक से अलग अलग बताती है। मुख्यतः भारतीय तटीय प्रदेश है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन कुछ ऐसी छोटी बुकें, कुछ जो अपने कह सकते हैं ऑथराइज बुकें नहीं है, वो बुकें क्या कर देती है, इस तटीय प्रदेशों को 3 भागों में बांट देती है। कौन कौन से जो 3 भागों में बांटती है वो कौन से, और 2 भागों में बांटती है वो कौन से। हम बांटेंगे इसको मुख्यतः 2 भागों में। पहला जिसको कहते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश, पहला कौन सा है, कहलाएगा पश्चिमी तटीय प्रदेश। दूसरा जो कहलाएगा वो कौन सा है, पूर्वी तटीय प्रदेश। कहने का जो आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम से दक्षिण दिशा के मध्य, इस तट को तो क्या कहा जाता है, पश्चिमी तटीय प्रदेश। और जो कौन सा गुरुजी आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण से लेकर पूर्व के मध्य, ये तटीय प्रदेश आपको किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं पूर्वी का तटीय प्रदेश। क्या कहते हैं, पूर्वी के तटीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। लेकिन जो तीसरा भाग बनता है वो इसी के अंदर बनता है, पश्चिम का है। इसके अंदर 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में जो पहला राज्य ऊपर में आता है उसे हम गुजरात कहते हैं। तो वो छोटी किताबें वो क्या करते हैं, गुजरात का तट एक अलग से बना देती है। तो सबसे पहले इसकी कुछ विशेषता की बातें करते हैं। जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है ये पूर्वी की तुलना में, पश्चिमी तटीय प्रदेश है वो पूर्वी की तुलना में क्या है जी, पहली बात तो चौड़ाई में कम है। इसकी चौड़ाई उसकी तुलना में क्या है, कम है। पहली बात, इसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है। कौन से तट की बात करूं, मैं बात कर सकता हूं पूर्वी तट की। क्यों, क्योंकि पश्चिमी का तट है वो तट गुरुजी क्या है, उससे नदियां नहीं गिरती।
और इस तट पे क्या है, नदियां सर्वाधिक जल गिराती है, फिर नदियां सर्वाधिक बहती है, जिस वजह से इस तट का दिनों दिन क्या होता रहता है, विस्तार होता रहता है। जिस कारण इस तट के ऊपर क्या है कि इसकी चौड़ाई अधिक रहती है। दूसरी बात करें कि यह तट किसके मध्य स्थित है, तो यह तट मध्य है, हम कह सकते हैं अरब सागर प्लस दूसरे रहते पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला और अरब सागर के मध्य जो तट है इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिम का तट। यहां पर दिखा है, यहां पर जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला जिसे हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से बातें पढ़ी थी, इसकी चर्चा हमने पीछे की है। अगर वो क्लास नहीं देखे तो आप पीछे वाले क्लास देखेंगे तो देखोगे तो पता चल जाएगा। और ये जो तट है, ये तट रहता है आपको किसके मध्य, बंगाल की खाड़ी प्लस रहता है किसके मध्य, वो रहता है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट कह दो या फिर इसे क्या कहा जाता है, महेंद्रगिरी पर्वतमाला, क्या कहा जाता है, महेंद्रगिरी पर्वतमाला। इनके मध्य जो तट है इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी का तट, और इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिम का तट कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन इस तटों को अलग अलग कोई उप विभागों में बांटा गया है क्या। तो देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो क्या रहता है, बात रहती है इसके बाद की, इसके बाद की चर्चा करें तो जो पश्चिम का तट है, इस पश्चिम के तट को क्या है, मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला जिसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी ऊपर गुजरात का तट, क्या कहा जाता है, गुजरात का तट। दूसरा जो तट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, दूसरे तट को हम कहते हैं महाराष्ट्र का तट, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का तट। तीसरा जो तट रहता है उसे हम कहते हैं कर्नाटका का तट, क्या कहते हैं, कर्नाटका का तट। चौथा जो तट रहता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केरल का तट, क्या कहते हैं, केरल का तट। जो गुजरात का तट है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, काठियावाड़ का तट, क्या कहा जाता है, काठियावाड़ का तट। जो पश्चिम का तट है इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला गुजरात, गुजरात को क्या कहते हैं, काठियावाड़, या फिर इसे क्या कहते हैं, काकरा पार का तट भी कहते हैं, काकरा पार, काकरा पार का तट भी इसे कहा जाता है, काठियावाड़ या फिर काकरावाड़ का तट। इस तट के अगर विस्तार की बात की जाए तो यह तट रहता है कहां से गुरुजी, ऊपर यहां पर एक स्थान है, यहां पर इस स्थान का नाम क्या है, स्थान का नाम है सार क्रीक। कौन सा, सार क्रीक। सार क्रीक से लेकर दक्षिण में यहां पर जो अपना हम कहते हैं कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम क्या है, दमन। इस दमन द्वीप और सार क्रीक के मध्य फैले हुए तट को क्या कहते हैं हम, काठियावाड़ या फिर काकरा या फिर क्या कहते हैं, गुजरात का तट कहते हैं। जो पश्चिम के तट के अंदर सबसे सर्वाधिक लंबाई क्या हुआ है, फैला हुआ है। पश्चिम में सर्वाधिक लंबाई किस तट की है, तो हम कहते हैं गुजरात के तट की। या फिर पूरे के तटों की बात की जाए तो भी सर्वाधिक किस तट की लंबाई रहती है, वो भी गुजरात के तट की ही लंबाई रहती है, बाकी सबकी तुलना के अंदर देखा जाए तो। इसके अगर बात की जाए तो गुरुजी इस तट की विशेषता क्या रहती है, इस तट की विशेषता एक ही रहती है कि भारत में सर्वाधिक नमक, किसका, भारत में सर्वाधिक नमक है वो किस तट से प्राप्त होता है, तो होता है काठियावाड़ या फिर काकरापार के तट से। किस तट से, काठियावाड़ या फिर काकरापार के तट से ही प्राप्त होता है। यहां पर जो नदियां गिरती है वो नदियां कौन कौन सी, हम कह सकते हैं साबरमती नदी, कौन सी, साबरमती, या फिर कह सकते हो माही नदी, माही के बाद में बात करो लूणी नदी, लूणी के बाद में बात करो नर्मदा नदी। ये कुछ नदियां हैं जिन नदियों के द्वारा क्या होता है, इस तट का निर्माण होता है। कहने का अर्थ कि इस तट पर कृषि नहीं होती, केवल और केवल नमक का ही उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा इतनी अधिक है। जो अपने खाड़ी रहती है, एक खंबात की खाड़ी और एक कौन सी रहती है, कच्छ की खाड़ी। इन 2 खाड़ियों में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, जैसे आप कच्छ का रण के नाम से भी जानते हो, वो यही इसी तट को कहा जाता है। जो आपको ऊपरी ऊपर दिखाई दे रहा है सारक्रीक नाम, ये सारक्रीक एक छोटा सा कच्छ जिले का क्या है, एक क्षेत्र रहता है, छोटा सा गांव है, जो लगभग इसका क्षेत्रफल तो काफी है, लेकिन यहाँ पर नमक का उत्पादन अधिक होता है। इस सारक्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे बड़ा विवाद का कारण बना है। क्यों कि भारत कहता है कि मेरा जो दक्षिण जो विस्तार रहता है वो कहां, सारक्रीक से
नीचे आपका कुछ नहीं है, पाकिस्तान के तले। पाकिस्तान क्या कहता है कि मेरा क्या है, यहां पर एक अक्षांश रेखा है जो 24, कितने डिग्री 24, और 24 के नीचे रहती है 23। इस 22 और 24 के मध्य वाला स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, सरकरी। तो इसके जो बीच वाला स्थान है, इस स्थान को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे बड़ा विवाद का कारण बढ़ा। पाकिस्तान कहता है मेरा विस्तार है वो 22 तक है, लेकिन भारत कहता है आपका विस्तार दक्षिण में कितने तक है, 24 के मध्य। इस यहां से क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन कभी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे बड़ा सीमा विवाद का क्षेत्र रहता है या फिर कौन से राज्य से रहता है, तो राज्य है, राज्य का नाम है गुजरात। आप कभी जम्मू कश्मीर मत करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा विवाद नहीं है, इतना बड़ा गुजरात वाले साइक्रिक को लेकर है। तो इस तट की बातें होती है। दूसरे तट की बात करते हैं इसके बाद में, जिसे हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का तट। क्या कहते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तट को किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं हम, किस नाम से, इसे कहते हैं कोकण का तट। किस तट से नाम पहचानते हैं इसे, महाराष्ट्र के तट को कोकण के तट से भी कहा जाता है। और जो रहता है गुजरात तट, उसे काठियावाड़ा या फिर काकरावाड़ के तट के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका सबसे पहले रहता है जो कोकण का तट है, इस कोकण के तट पर क्या है, यहां पर एक स्थान पड़ता है दक्षिण के अंदर, समुद्र के अंदर। उस स्थान का नाम है बॉम्बे हाई। क्या नाम है, बॉम्बे हाई। ये बॉम्बे हाई एक द्वीप है। इस बॉम्बे हाई द्वीप पर भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, पेट्रोल और डीजल का। तो आप ये भी कह सकते हो भारत में सर्वाधिक पेट्रोल और डीजल का उत्पादन किस तट पे होता है, तो आप कहते हो कोकण के तट पे। अगर इसके बाद में अगर बात की जाए तो एक इस पे बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये आधुनिक भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस तट पे बनाया गया, तो कोकण के तट पे बनाया गया। और इस तट पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो किसका होता है, लोहा अयस्क। किसका, लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो कौन से तट से होता है, महाराष्ट्र के तट से। ये महाराष्ट्र का तट कहां से, तो यहां पर मैंने क्या बताया, ऊपरी पर था दमन से लेकर गुरुजी कहां, गोवा तक इस तट का क्या रहता है, विस्तार रहता है। क्या रहता है, तट का विस्तार रहता है, जो कौन सा है, महाराष्ट्र। इसे कोकण का तट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे तट की बात करते हैं, बात आते हैं कहां से, यह था आपका दमनदीप से लेकर कहां, यहां गोवा तक, जो बीच में अलग अलग बना रखा है, ये कौन सा तट था, यह था कोकण का तट। इसके बाद में जो कर्नाटका के तट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कन्नड़ का तट। किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़ के तट के नाम से भी जाना जाता है। ये रहता है कहां से, यहां पर मैंने गोवा के बाद में यहां पर जो ब्लैक कलर वाला पूरा है, ये कौन सा तट है, कन्नड़ का। ये तट कहां से कहां तक फैला, इसे हम कहते हैं गोवा से मंगलोर तक। मंगलोर एक क्या है, बंदरगाह भी है, जिसे न्यू मंगलोर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह भी कौन से तट पर है, कर्नाटका के तट पर। कौन सा बंदरगाह, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह। यह बंदरगाह कौन से तट पर है, यह है अपने कह सकते हैं कन्नड़ के तट पर। इस बंदरगाह से भारत में सर्वाधिक जो व्यापार होता है, वो व्यापार किससे होता है, वो होता है लोहा अयस्क। देखो, लोहा अयस्क का उत्पादन तो कौन से तट से हो रहा था, वो तो हो रहा था कोकण के तट से, लेकिन लोहा अयस्क का सर्वाधिक व्यापार होता है, वो कौन से तट से होता है, कन्नड़ के तट से। कौन से बंदरगाह से होता है, तो हम कहते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह से। भारत में सर्वाधिक व्यापार कह सकते हो, वो भी किस तट से होता है, वो भी होता है आपके कन्नड़ के तट से। किसके, कन्नड़ के तट से जनगणना सर्वाधिक भारत में क्या होता है, व्यापार होता है। और उसके बाद हम बात करें किसका सर्वाधिक व्यापार होता है, तो वो रहता है आपका लोहा अयस्क का व्यापार। इसके बाद की जो तट की बात करते हैं, लास्ट आता है केरल का तट। केरल के तट को किस नाम से, मालाबार। किसके नाम से, मालाबार के तट के नाम से भी जाना जाता है। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। इस मालाबार तट की एक विशेषता कहां से कहां इसका विस्तार रहता है, तो यह रहता है मंगलोर से लेकर कहां गुरुजी, कन्याकुमारी। आपको कलर दिखाई दे, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इस तट का क्या रहता है, विस्तार, जिसे हम केरल या फिर मालाबार के तट के नाम से भी जानते हैं। इस तट के ऊपर जो मिट्टी है, वो मिट्टी कौन सी, लेटेराइट। कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा।
ये लेटेराइट मृदा है, ये सर्वाधिक किसके लिए प्रसिद्ध है? लेटेराइट मृदा रहती है काजू और गुर्दी किसके लिए? हम कह सकते हैं नारियल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। तो ऐसा भी आ सकता है कि मालाबार कौन से पर सर्वाधिक काजू और नारियल की कृषि की जाती है? वो की जाती है मालाबार के तट की। इस मालाबार के तट के बाद में क्या दो मानसून आते हैं, एक आता है ग्रीष्मकालीन का मानसून और एक आता है शीतकालीन का मानसून। तो शीतकालीन का मानसून है वो भारत में सर्वप्रथम कौन से तट से टकराता है? तो वो कौन से तट से टकराता है? हम कहते हैं पूर्वी के पश्चिम में मालाबार के तट से, जो हम इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है। भारत के अंदर प्रवेश करता है सबसे पहले कौन से तट से? इसी मालाबार के तट से टकराता है। इसके बाद में अगर इस तट की बात की जाए और क्या रहती है, तो इस तट के ऊपर एक भारत में सर्वाधिक है आणविक खनिज। कौन से? आणविक खनिज। भारत में सर्वाधिक आणविक खनिजों की बात की जाए तो कौन से तट में पाए जाते हैं? हम कहते हैं गुरुजी मालाबार के तट में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक यहां पर बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि। ये कोच्चि बंदरगाह भी गुरुजी का भारत में मालाबार के तट पर बनाया गया। यह था आपका पश्चिम का तट। अब बात करते हैं पूर्वी के तट की। पूर्वी के तट की अगर चर्चा की जाए तो आपको दिखाई दे रहा है ये पूर्व का तट है। इस पूर्वी के तट को डिलीट कर देता हूं, देखो इधर लेता हूं पूर्वी का तट। पूर्वी के तट को भी कहते हैं मुख्यतः कितने, देखो छोटी किताबें मुख्यतः इसको दो भागों में, सॉरी जो ऑथराइज बुक है वो तो दो भागों में डिवाइड करती है, लेकिन जो छोटी किताबें अलग अलग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला कहां? यहां पर जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, जिसे गंगा का डेल्टा के नाम से पुकारते हैं। सुंदरबन डेल्टा से लेकर पहला तट रहता है वो कौन कौन से राज्य में? पहला तट आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से लेकर गुरुजी किसके मध्य? ओडिशा के मध्य। पश्चिम बंगाल से ओडिशा के मध्य के तट को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्कल का तट। किसके नाम से पुकारा जाता है? उत्कल के तट के नाम से पुकारते हैं। दूसरा जो तट रहता है वो रहता है, इसके बाद में आता है आंध्रा का तट। कौन सा तट? आंध्रा का तट। तीसरा जो तट रहता है उसे कहते हैं तमिलनाडु का तट। क्या कहते हैं? तमिलनाडु का तट। पहला कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल ओडिशा का तट। दूसरा हो गया आंध्रा का तट। तीसरा हो गया तमिलनाडु का तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल नाम से भी पुकारा जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया कोरोमंडल तट, इसे उत्कल। उत्कल और आंध्रा दोनों के तट को एक साथ में उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। आपको जो दिखाई दे रहा है इस मैप के अंदर जो ऊपरी पर ब्लैक कलर वाला तट है, इसे तो कहते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसे क्या कहा जाता है? उत्कल के तट के नाम से भी जाना जाता है। इसके नीचे जो छोटा सा दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? आंध्रा का तट। इसके नीचे जो तमिलनाडु का तट रहता है वो लंबा, इसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल। पूर्वी के तट के अंदर सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए, सर्वाधिक लंबाई गुरुजी किसकी है? तो सर्वाधिक लंबाई रहते हैं तमिलनाडु के तट की। और न्यूनतम अगर लंबाई की बात की जाए, न्यूनतम लंबाई किसकी रहती है? वो रहती है आपके ओडिशा के तट की। किसकी रहती है? ओडिशा के तट के नाम से जाना जाता है। इन तट की एक विशेषता रहती है थोड़ी सी, वो क्या रहती है कि इस तट पर सर्वाधिक जो झीलें पाई जाती है वो कौन सी झीलें पाई जाती है? लेंगुन। कौन झीलें? लेंगुन झीलें इस तट पर सर्वाधिक पाई जाती है। लेंगुन झील सर किसे कहते हैं? लेंगुन झील का अर्थ होता है कि ऐसी झील जो समुद्री जल क्या है जैसे लहरों के माध्यम से स्तर भाग पर आ जाता है। स्तर भाग पर आकर जिस स्थान पर एक इकट्ठा हो जाता है उस स्थान पर क्या एक झील का निर्माण होता है। वो समुद्री जल के द्वारा खारे पानी से बनी स्थल भाग की झीलों को क्या कहा जाता है? लेंगुन झील कहा जाता है। तो इस तट पर सर्वाधिक गुरुजी क्या रहती है? लेंगुन झीलें पाई जाती है। लेंगुन के अंदर देखा एक झील है, झील का नाम है चिल्का। क्या नाम है? चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेंगुन या फिर खारे पानी की झील है। कौन से तट पर? उसे हम कहते हैं उत्कल के तट पर। उत्कल के तट या फिर ओडिशा के अंदर इस झील पाई जाती है जो भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील या फिर खारे पानी की झील है। और अगर तट की बात करें तो ये कोरोमंडल है। इस कोरोमंडल की थोड़ी सी विशेषता रहती है। कोरोमंडल की क्या विशेषता रहती है कि भारत के अंदर जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो तो मालाबार तट से टकराता है, लेकिन एक मानसून जो लौटता हुआ मानसून जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून या फिर शीतकालीन मानसून कहते हैं। ये शीतकालीन मानसून भारत के केवल और एक ही तट पर वर्षा करता है, एक ही तट पर एक ही राज्य वर्षा करता है। उस राज्य का नाम तो तमिलनाडु। एक तट है वो कौन सा है? कोरोमंडल।
कहने का अर्थ भारत का शीतकालीन या फिर लौटता हुआ मानसून है वो कौन से तट पर वर्षा करता है? कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। ये थे आपके तटीय प्रदेश। इन तटीय प्रदेशों को मैंने विस्तृत रूप से आपके सामने रखा। तो आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करना, न पसंद आए तो कोई बात नहीं, अनलाइक कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगली क्लास के लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।